सबको बड़ा आवाज आ रही है। प्लीज बड़ा आवाज आ रही है सबको यार। बट अहमद आप जिस चीज में परेशान हो रहे हैं मेरे ख्याल है उसकी जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको सॉल्व करने को कहा है उस तरीके से होना है इसमें 1 - 4 बाकी सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने आपको वर्किंग का तरीका बता दिया। अब ये स्क्वायर रूट है या जो भी है उससे मेरा ख्याल है कोई फर्दर हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वर्किंग समझ आ गई है अहमद मुमताज साहब? ये उधर बता अहमद मुमताज साहब वर्किंग समझ आ गई मेडियर? जन ये कोई और स्टूडेंट का किसी का मसला कोई कल से रिलेटेड एक नजर रिवाइज करें जरा सारे मीनवाइल जरा इकट्ठे हो जाए सारे। चंद एक स्टूडेंट्स अभी रहते हैं आप लोग कल वाला अगर एक नजर रिवाइज कर लें कल जो बातें हुई थी कुछ डेफिनेशन वगैरह लिखी थी वो सारी जरा रिवाइज कर लीजिए। कोई कल से रिलेटेड किसी का इशू है राजा का पढ़ा करें यार। कोई कल से रिलेटेड अगर कंफ्यूजन है तो बताएं। प्लीज कम ऑन टाइम यार। आई एम वेटिंग फॉर एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू लास्ट क्लास। चले सर फिर आए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बात हो रही थी इसको कंप्लीट करना जरा। चलें बेटा ठीक है काशिफ थैंक यू। दोबारा बेटा कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ा लें फिर नई बातें शुरू होने लगी हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दो मेथड्स अभी तक दूसरा मेथड चल रहा है। पहला था स्ट्रेट लाइन मेथड फिर कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लग के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सबसे पहले रेट चाहिए होता है। अगर तो एग्जामिनर रेट दे दे तो आप वही यूज करेंगे और अगर रेट ना दिया हो तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला जो कल हमने डिस्कस किया था उसकी बेस पे पहले एक रेट निकालेंगे। जब बेटा वो रेट आ जाएगा तो फिर एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम तरीका कुछ इस तरह से अडॉप्ट करेंगे। हमने जिस एसेट की बात की थी उसकी कॉस्ट थी एक डाटा जो हमने अज्यूम किया था कॉस्ट 1 लाख अज्यूम कर रहे थे हम। रेजिडुअल वैल्यू 20,000 को अज्यूम कर रहे थे और यूजफुल लाइफ पीरियड ओवर व्हिच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड उसको 4 ईयर कंसीडर कर रहे थे। तो एनुअली जिस हर साल इनकम स्टेटमेंट बनती है तो इनकम स्टेटमेंट में बाकी सारे एक्सपेंसेस के साथ साथ फिर एसेट्स के यूज की वजह से जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है वो भी कैलकुलेट करके रिकॉर्ड किया जाता है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करके एसेट क्रेडिट किया जाता है क्योंकि एसेट कम हो जाएगा डेप्रिसिएशन की वजह से। तो इसमें फिर वे आउट ये होता है कि हर साल के एंड पे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट की जाती है। तो लेट्स लीम अब 4 सालों में से फर्स्ट ईयर अगर एंड आ गया फर्स्ट ईयर एंड अब इस तरीके से 2 लाइनें जो मैं लिखूंगा पहले समझ नहीं आपने। लेट्स लीम पहला साल एंड हो गया फर्स्ट ईयर एंड जिस साल में एसेट लिया था उसका पहला साल कंप्लीट हो गया। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर है तो आपने फर्स्ट ईयर में कॉस्ट लेनी है और विदाउट डिडक्टिंग रेजिडुअल वैल्यू क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली पहले हमने इस फार्मूले में रेट निकालते हुए कंसिडर कर ली है। आपने सिंपली पहले साल में रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। जो रेट हमने कैलकुलेट किया है फर्स्ट ईयर किससे मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट से और इस कैलकुलेशन में आपके पास कैलकुलेशन से आपके पास 13.13% है। ये डिवाइड बाय 100 भी करेंगे और अगर आप परसेंटेज साइन लगा देंगे तब भी ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर की आ जाएगी हमारी वर्किंग की बेस पे 13130। पहले सुन लें। देन फिर मैंने कल एक लफ्ज इस्तेमाल किया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिसको मैंने क्या कहा था एक्यूमुलेटेड मींस टोटल डेप्रिसिएशन। तो अगर तो बेटा एक ही साल अभी एंड हुआ है तो जो पहले साल की डेप्रिसिएशन है वही टोटल डेप्रिसिएशन भी होगी।
लेकिन जब 2 साल गुजर जाएंगे तो दूसरे साल की डेप्रिसिएशन डिफरेंट हो जाएगी और दोनों सालों की मिला के फिर टोटल डेप्रिसिएशन आएगी। फिलहाल पहले साल की अगर डेप्रिसिएशन 33,130 है और एक ही साल कंप्लीट हुआ है तो टोटल डेप्रिसिएशन भी 30,130 ही कैलकुलेट हो जाएगी। जस्ट 1 मिनट पहले मेरी बात कंप्लीट करना था, परेशान ना हुआ करेंगे, रिलैक्स रहा करें, चीजें नहीं है, थोड़ा समझाने के लिए मुझे टाइम चाहिए होता है। फिर मैंने एब्रीविएशन बनाई थी कल आपके साथ, WDV, जिसके लिए फिर पूरे वर्ड्स मैंने बाद में लिखवाए थे आप लोगों को, रिटन डाउन वैल्यू। लेकिन उस रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर मैंने एक आपको फार्मूला बताया था। व्हाट वाज दैट फार्मूला? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सही वर्ड्स बोलें आप भी एक दफा, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो व्हाट इज कॉस्ट? 1 lakh, 1 lakh is accumulated depreciation after 1 year, 33,030। Therefore इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 1 lakh माइनस 33,130, आंसर हमारे पास आएगा 66,870। इस वक्त फिगर्स तो हमें डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड की सेम आ रही हैं, नजर आ रही हैं, लेकिन प्लीज वर्ड सही याद रखने, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब जरा ये हो क्या रहा है, इसको माय डियर जरा कंसंट्रेशन से सुनिएगा। एसेट 1 लाख का था, लेकिन 1 साल यूज होने की वजह से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक उसकी डेप्रिसिएशन आ गई 33,130 और टोटल भी वही है। इट मींस 33,130 से 1 साल बाद ये एसेट कम हो गया है। इन अदर वर्ड्स 1 साल बाद लाख रुपए वाला एसेट अब 6670 रुपीस का रह गया है। तो जितनी वैल्यू पे वो रह जाए उसे कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। आफ्टर 1 ईयर अब लाख रुपए का एसेट हमारा नहीं रहा, 33,130 होने के बाद अब 66,870 का वो रह गया है। जिस अमाउंट का एसेट रह जाए उसको कहते हैं WDV, which means रिटर्न डाउन वैल्यू। और रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करने का आसान सा तरीका क्या है कि कॉस्ट उठाएं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर लें। यहां तक पहले मुझे बताना है, आपने सबको बात क्लियरली समझ आ गई है? ये मनान साहब मुझे जरा सब रिस्पॉन्ड किया करें यार। आदिल जजाकिल्लाह यार, थैंक यू। देन मेरा 1 साल पेशेंस से, जितनी पेशेंस है अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरी पहली बात सुनी है, पहली लाइन सुनी है, उसी पेशेंस से जरा 1 मिनट सेकेंड ईयर की बात सुन लें, बाद में फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा तो आप सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद और बाकी 2 साल खुद से फिर कीजिएगा। अब लेट्स अज्यूम सेकेंड ईयर एंड आउट, सेकेंड ईयर एंड आउट। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, वर्ड में भी रिड्यूसिंग लिखा हुआ है। पहले साल तो रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स, सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स फिर पिछले साल के एंड पे जो WDV है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, उस पे रेट लगता है। मैंने आपसे कल भी रिक्वेस्ट की थी, पहले सिर्फ हम मेथड्स पढ़ लेंगे, फिर किस मेथड में कैसे यूज होता है इंशाल्लाह सब्सिक्वेंटली जब जरूरत पड़ेगी साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। तो व्हाट इज द प्रोसीजर? पहले साल रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा और सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स पिछले साल के एंड पे जो WDV बच गई थी उससे फिर रेट लग जाएगा। रेट वही है, एक ऑलरेडी एक दफा कैलकुलेट कर लिया है। कैलकुलेटर उठाएं, पहले वर्किंग करें, 66,870 इंटू 33.13। आंसर अगर पॉइंट्स में आएगा तो आपने प्लीज उसे राउंड ऑफ कर लेना रुपीस में, और जो हमारा रूल सेट हो चुका है उसको खराब नहीं करना है। तो 22,154.03 बटा इग्नोर हो जाएगा। मिस्टर वाहिदुल्लाह, मिस्टर अदनान, रुपीस में राउंड ऑफ किया करें। रेट आए पॉइंट्स में ले जाएं 2 डिजिट तक, लेकिन अगर अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हो कोई भी तो रुपीस में राउंड ऑफ करके बात खत्म कर दें। अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुने, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या मीनिंग है? टोटल। व्हाट इज द मीनिंग टोटल नाउ? पहले साल की थी 33,130,
दूसरे साल की है 22154, तो दोनों सालों की इकट्ठी डेप्रिसिएशन अगर की जाए तो वो कहलाएगी एक्यूमुलेटेड टोटल डेप्रिसिएशन। तो 33,130 प्लस 22154 इज इक्वल टू 55,284। क्या मतलब इस फिगर का? पहले साल डेप्रिसिएशन हुई थी 33,130, दूसरे साल 22,154, दोनों सालों में एसेट टोटल कितना डेप्रिशिएट हो गया? 55,284। मींस लाख रुपए का एसेट 2 सालों बाद मींस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लीज करनी है। तो लाख रुपए वाला एसेट 2 साल 55,284 रुपीज डेप्रिशिएट होने के बाद कितना बच गया? कितना बच गया इज कॉल्ड एज रिटर्न डाउन वैल्यू। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो सिंपली व्हाट इज द प्रोसीजर इन दिस वर्किंग? पहले साल रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें और सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स रेट पिछले साल के डब्ल्यूडी से मल्टीप्लाई करें। इट इज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ अ प्रोसीजर। क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे बैलेंस कम हो रहा है अकॉर्डिंगली फिर डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी चेंज हो रही है। मेरी बात सबको यहां तक समझ आ रही है? रिस्पॉन्ड कर दें फिर लिखेगा। किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा पूछ ले। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जजाकल्लाह। किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा तो वो पूछ ले। और बाकी आप ये नोट कर ले 2 साल। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर फिर आप वर्किंग खुद करें। ये हमारा मुताजा हम खुद ही करेंगे और क्या करें। आप हुक्म करो उमर, फिर क्या लेना चाहिए? पहले साल रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई और मनान साहब, और सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स डब्ल्यूडीवी से मल्टीप्लाई और उमर साहब आप हुक्म करें क्या करना चाहिए? क्वेश्चन मार्क 5-6 और लगा के बताएं। मनान को थोड़ा रिपीट कर दो। हाँ सामू नहीं आ गया नहीं तो उसको जरा समझा। ये हारिस का भी प्रॉब्लम आ रहा है। हारिस जी बेटा ठीक है सही है। जस्ट 1 मिनट जरा सब लोग इकट्ठे होते हैं फिर मैं फर्दर डिस्कस करता हूँ। 44716 थर्ड ईयर ऑनवर्ड, अब सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स डब्ल्यूडीबी यूज करनी पिछले साल वाली। तो 44716 इंटू 33.13%, 14814 राउंड ऑफ सही करें। और एक्यूमुलेटेड कैसे आ जाएगी? तीनों का प्लस कर लें, लेकिन एक बड़ा वे ये भी हो सकता है, सुन लीजिएगा, कि इस 2 सालों की क्यूमुलेटेड में थर्ड की डेप्रिसिएशन ऐड करके टोटल एक्यूमुलेटेड निकालना है। ये वर्ड्स पे प्लीज गौर रखना है। डेप्रिसिएशन का मतलब है एनुअल फिगर, एक्यूमुलेटेड का मतलब पिछले सारे सालों की जो चार्ज हो चुकी है, और डब्ल्यूडीबी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लास्ट ईयर तक इकट्ठे हो सारे। 29902 लास्ट एप्रिसिएशन मेरा ख्याल थोड़ी सही राउंड ऑफ कीजिएगा, 9907 शायद हो जाएगा। और फाइनली एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बनती है 70098। फिगर्स में से मैच कीजिएगा प्लीज, किसी फिगर में कंफ्यूजन ना रह जाए। 80,004 आ रहा है। It is approximately finally
996 ये इकट्ठे हो जी प्लीज सर। ये काशिफ सही राउंड ऑफ कीजिएगा, मेरा ख्याल है आपने 7 की जगह 6 लिया, जिसकी वजह से आपको 5 रुपीज का डिफरेंस आ गया। मेरे से मैच कर लें, मेरा ख्याल है, देख लें आप। बहरहाल अगर एक आध रुपए का डिफरेंस आ गया तो वो थोड़ा सा डिफरेंट राउंड ऑफ करने की वजह से, उसकी कोई टेंशन मुझे नहीं है और ना ही आपको होनी चाहिए। अगर आपका 5 उधर ज्यादा हो गया तो उधर 1 रुपया कम हो जाएगा, तो इसकी ना टेंशन लीजिएगा। बट अल्लाह का शुक्र है वही आता है जो मैंने किया है वो भी आता है, ना कर ऐसे। इनका 4 आता है प्लीज, 4 ठीक है, 5 आ गया, 5 ठीक है, ये 1 रुपए का डिफरेंस प्लीज, जस्ट रेट राउंड ऑफ हुआ हुआ है। एक तो नंबर 1 वो है इशू, और नंबर 2 फिर हम रुपीज में राउंड ऑफ कर रहे हैं, इसकी साइंस ना बनाए। आई एम वेटिंग प्लीज, कोई अगर लिख रहा है तो बता दें। सबने नोट कर लिया? कोई अगर रह गया तो पहले बताएं। इशू तो नहीं है, कोई सवाल तो नहीं किसी का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी की रह गई? बस बेटा अगर प्रॉब्लम नहीं है तो रहने दें, अगर किसी का सवाल है बस वो पूछ ले। अगर आपका इशू नहीं है तो रहने दें, रहने दें, रहने दें। अगर कोई इशू है तो सिर्फ उसको जरा रिस्पॉन्ड कर लेने दें। बेटा पूछेंगे तो इसमें आप बताओ, क्वेश्चन पूछो हुसैन, ठीक है, तरीका है, क्वेश्चन है पूछें, जल्दी जल्दी जल्दी। ये तो इसमें फजूल में अपने टाइम वेस्ट किए। ये हुसैन साहब, बेटा क्या हो गया, क्यों कर सकते हैं यार, कमाल है यार। हुसैन साहब ये सवाल की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुने, मैंने कहा पता नहीं क्या सवाल आ गया। एक मिनट छोटी फेवर कीजिएगा जरा, ये डेप्रीसिएशन के कॉलम का जरा टोटल करें, जल्दी करें। डेप्रीसिएशन के कॉलम का टोटल। हुसैन साहब अभी आपकी बात का जवाब आ जाएगा। बेटा कैलकुलेटर पे आएगा। ठीक है ठीक है, अब मेरी बातें सारी गौर से सुनिएगा जरा। छोड़ दें बस, अब रुक दें, जिसने नहीं बताया रहने दें। कॉन्सेप्ट बेटा इसका ये है कि हमने एक रेट निकाला और डेप्रिसिएशन की अमाउंट्स ईयर वाइज कैलकुलेट की। हमारे एसेट की लाइफ है 4 इयर्स। कुछ वर्ड जरूर रिवाइज कीजिएगा जहन में। एक वर्ड होता है डेप्रिशिएबल अमाउंट, उसका फार्मूला होता है, जरूरत पड़े तो देखिएगा कहीं से, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। तो बेटा हमारी थी डेप्रिशिएबल अमाउंट 80,000। हमने जब रेट कैलकुलेट किया ना तो रेट थोड़ा सा ज्यादा आ रहा था, हमें राउंड ऑफ करना पड़ा 2 डिजिट्स पे, और रुपीस भी आ रहे थे तो हम रुपीस में राउंड ऑफ कर रहे थे। तो असल में डेप्रिशिएबल अमाउंट थी 80,000, और डेप्रिशिएबल अमाउंट में ही ईयर वाइज डिवाइड होना था, मेथड हो गया था रिड्यूसिंग। तो ये जो हमारा 5 का डिफरेंस आ रहा है, प्लीज जस्ट राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है। तो हुआ क्या कि डेप्रिशिएबल अमाउंट हमने 4 सालों में डिवाइड कर दी बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। उससे क्या होगा, उससे क्या हुआ, 4 साल बाद अप्रोक्सीमेटली हमारी टोटल डेप्रिसिएशन उतनी ही चार्ज हो गई जितनी होनी चाहिए थी। और हमारा एसेट जीरो क्यों नहीं हुआ, हमारा एसेट जीरो क्यों नहीं हुआ, ये 19,995 बच कैसे गया? हम बेटा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मिस्टर हुसैन कि हमारा एसेट जीरो होगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एसेट 20,000 रुपए का रह जाएगा, लेकिन यहाँ 20,000 की बजाय 5 रुपए कम नजर आ रहे हैं।
तो जस्ट डेप्रिसिएशन के थोड़ा सा 5 रुपए ज्यादा कैलकुलेट होने की वजह से है। तो ये जो फिगर है ये वो अमाउंट अब बच गई है जो हमें एंड में मिलनी है। मतलब इस बात का ये है 4 साल अगर कंप्लीट हो गए हैं तो 4 सालों बाद फिर तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। डेप्रिसिएशन तो हमने कितनी चार्ज करनी थी, डेप्रिशिएबल अमाउंट है, अल्हम्दुलिल्लाह चार्ज हो गई है। आंसर जीरो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि आंसर एसेट का जीरो हो जाना है। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे शुरू में एसेट ने एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ 20,000 का बिकना है, सिर्फ फर्क 5 रुपए का राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है। तो बात आपको हुसैन समझ आ गई है कि ये जो एंड में बचा ये क्या बचा है? ये जो एंड में डब्ल्यूडीवी बची है किसके बराबर बची है? ये एंड में जो डब्ल्यूडीवी बची है ये किसके बराबर बची है? रेसिडुअल वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली बराबर बची है। और 4 सालों बाद डेप्रिसिएशन का टोटल किसके बराबर हो गया है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं जो मैंने कुछ बातें की हैं उनको मैं 2 लाइनों में 1 मिनट लिखना चाह रहा हूं। पहले आप वो बातें मेरे से समझ लें, फिर आप ये सब कुछ दोबारा आप भी लिखिएगा। एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ मेथड कोई भी यूज करें आप, अभी डेफिनेटली हमने सिर्फ 2 डिस्कस किए हैं, लेकिन फिलहाल हम यहां से एक प्रिंसिपल सेट कर सकते हैं। जब यूजफुल लाइफ एंड हो जाती है तो इंशाल्लाह 2 काम होंगे। डेप्रिशिएबल अमाउंट इक्वल हो जाती है एक्यूमुलेशन के। डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब है टोटल एसेट में डेप्रिट कितना होना था, शुरू में कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू के बेस पे। तो जब यूजफुल लाइफ एंड हो जाती है तो एसेट जितना डेप्रिशिएट होना होता है उतना हो जाता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस टोटल डेप्रिसिएशन। ये एक्यूमुलेटेड के कुछ मैंने वर्ड्स जरा कम करके एक डैश शॉर्ट लगा के एब्रिविएशन बनाई है थोड़ा टाइम बचाने के लिए। और फाइनली एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ डब्ल्यूडीवी जो होती है वो किसके बराबर हो जाती है? रेसिडुअल वैल्यू के। तो इग्नोरिंग राउंडिंग ऑफ ₹5 we can say 80,000 depreciable amount was equal to accumulated depreciation at the useful life, and WDV if any, written down value if any at the end of the useful life becomes equal to residual value। बात clearly समझ आ गई है? ये सही करवा दो, नाम चेक किया? नहीं चेक किया आप नाम? नहीं सही है जरा, और मुझे बताइए इसकी क्या रीजन आ रही इसी मेरे क्लास में। मिस्टर हुसैन, ये अपने नाम के साथ आपने शुरू से यार क्या लगाया बताओ? मिस्टर हुसैन ये क्या जाती की हुई है? नाम आपका क्या है और आपने क्या नाम मेंशन किया हुआ कई दिनों से? बेटा ये मतलब ईमेल के साथ अटैच है तो यहाँ क्यों लिखे हो आप? ये जॉन से इतनी मोहब्बत आपको? मैं तो इतने दिनों से बड़ा परेशान था कि अच्छा भला हुसैन जॉन कैसे बन गए। मैं तो डरते डरते बोलता ही था कि मैंने कहा पता नहीं अल्लाह रहम ही करे, तो हुसैन साहब ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। सर उसी पे बिकना उमर साहब जिस पे बिकना। बेटा हुसैन इस तरह तो कर डाकिना यार। अच्छा भला माशाल्लाह आपका खूबसूरत नाम है और आप किन चक्करों में पड़ गए? मैं तो बड़े दिनों से डर रहा था लेकिन मैं डरते डरते पूछ नहीं रहा था, मैंने कहा अल्लाह रहम ही करे। जी भाई डियर यहाँ तक नोट करके मुझे फाइनली बताइएगा उमर उसी जिस प्राइस पे बिकेगी बिक जाएगी। अब क्या करना, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे तो इस पे बिकना। बेटा शिराज साहब मैंने तो की थी यार, वही डाटा यूज कर रहा हूँ जी, ये वही से उसी पे होना जी। डियर यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया है तो प्लीज वापस सारे फोकस किया करें, गलत तरफ हम निकल जाते हैं। स्पीड अप हो जाए अगर बातें खत्म करें। अब सिर्फ 2 मेथड्स हुए हैं, बहुत स्लो जा रहे हैं। नोट कर लिया सबने? कि नीचे लिख रहे हैं इस टेबल के? तो इसका मतलब इब्राहिम साहब गलत हुआ। मेथड नंबर 3 से इस वक्त हमारा फोकस सिर्फ ये होना चाहिए, इस वक्त हमारा फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि ये जो मेथड्स बने हुए हैं ये कैसे इनकी बेस पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट की जाती है और ये मेथड कैसे यूज होते हैं।
फिलहाल ये हमारा इशू नहीं है कि अगर वो हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। इंशाल्लाह वो आप देखेंगे कि हमने कहाँ तक पहुंच जाना है और सब कुछ वही इंशाल्लाह होगा जो होना चाहिए। इस वक्त आपका फोकस ये होना चाहिए कि जो मेथड्स आपके सिलेबस में है फिलहाल उनकी कैलकुलेशन समझ आ जाए, फिर ऑब्वियसली इंशाल्लाह इनकी डिटेल डिस्कशन अभी आराम से करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज समझें। तो थर्ड मेथड का एक नाम लिखें, पहले दो हो गए स्ट्रेट लाइन और दूसरा हो गया रिड्यूसिंग बैलेंस। थर्ड मेथड का नाम है सम ऑफ डिजिट्स मेथड। सम ऑफ डिजिट्स मेथड, बस मेथड का नाम लिख के रुके। अब बेटा सम ऑफ डिजिट्स मेथड से अगर वर्किंग करेंगे तो कर लीजिए आप, बात गौर से सुनिएगा। डेटा वंस अगेन मैं वही यूज करूंगा बार बार, अनलेस चेंज कर लूं, यही कॉस्ट 100,000, इसी कॉन्सेप्ट, इसी छोटे से आसान से डेटा से बात पहले समझ लें। सम ऑफ डिजिट्स मेथड में गौर से सुनिएगा, बिल्कुल आसान सी बात है, लेकिन हाउ टू। सम ऑफ डिजिट्स मेथड में कुछ कॉलम्स बन जाएंगे। सबसे पहला काम आपने ये करना होता है, फर्स्ट कॉलम में पहले आपको सुनना है कि लिस्ट डाउन द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ। मतलब 4 साल अगर है तो 1 2 3 4, 10 होते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 100 होते तो 1 2 3 4 5 6 9 10 अप टू 100, 500 होता एक्सेट्रा। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? लिस्ट डाउन द नंबर ऑफ ईयर्स। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? कैलकुलेटर। फिर ये जो हमने लिखा है 1 2 3 4, इनको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करें, आंसर बताएं। प्रोसीजर हमने 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 10। So what is the step number 1? List down the, okay, list down the number of years. What is the second step? Sum the number of years. लेकिन बेटा कभी कभी फॉर एग्जांपल जैसा मैंने अभी बताते हुए आपसे कहा 100 इयर्स हैं या 500 इयर्स फॉर एग्जांपल हैं, तो उनका फिर टोटल अगर आपने करना है तो वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। थोड़ी सी फिगर्स है वो तो आसानी होती हैं, लेकिन अगर ज्यादा इयर्स हो जाए फिर सम करने का भी एक फॉर्मूला है आसान सा। n नंबर ऑफ इयर्स को कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो रादर देन आप कैलकुलेटर पे ये प्लस 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 करें, एक सिंपल सा फॉर्मूला कैलकुलेट हो सकता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इससे अगर वर्किंग करेंगे तो बहुत से देखिएगा, n किसे कहते हैं? यूजफुल लाइफ 4 इयर्स, देन फिर ब्रैकेट में 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 10 आंसर आ जाएगा। अब इसका फायदा ये है, डेफिनेटली 4-5 साल है फिर कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फायदा ये है फॉर एग्जांपल 100 इयर्स हो एंड 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये वही आंसर आएगा जो अदरवाइज कैलकुलेटर पे आएगा। बात की समझ आ गई है? बात मेरी समझ आ गई है? तो टोटल का एक फॉर्मूला भी है, ठीक है, आप बाद में नोट कीजिएगा। व्हाट इज स्टेप नंबर 1? लिस्ट डाउन द नंबर ऑफ इयर्स। व्हाट इज द स्टेप नंबर 2? टोटल द नंबर ऑफ इयर्स। देन बेटा सेकंड कॉलम बन जाएगा, उसमें आपने ये करना है जिस ऑर्डर में 1 2 3 4 आपने लिखा है उसको रिवर्स कर देना है, 4 3 2 1 रिस्पेक्टिवली सामने लिख लेना है। अगर 10 इयर्स होते तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लिख देते, रिवर्स ऑर्डर में आ जाता। जब रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा तो सेकंड कॉलम में डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर्स, इन दिस केस 10। इस तरह करने से एक फ्रैक्शन बन जाएगी। फर्स्ट ईयर की फ्रैक्शन बन गई है 4/10, सेकेंड ईयर की 3/10, 2/10 एंड 1/10। फाइनल स्टेप ये होता है अगर आपने सम ऑफ डिजिट्स से वर्किंग करनी है कि इन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर दें डेप्रिशिएबल अमाउंट से, मींस कॉस्ट माइनस
रेजिड्यूल से हर साल इन फ्रैक्शंस को रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू से। एक प्रोसीजर डिस्कस हो रहा है, कब कौन सा मेथड यूज होना है ये अभी बाकी इंशाल्लाह बहस है। इससे होगा क्या, आप जब फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिस्पेक्टिव ईयर्स की डेप्रिसिएशंस आ जाएंगी। मसलन फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, 4/10 मल्टीप्लाई बाय 80,000 हो जाएगा। सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन 3/12 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगी एंड सो ऑन। तो इस कॉलम में फिर डेप्रिसिएशन आ जाएगी, नेक्स्ट कॉलम डेप्रिसिएशन भी बन जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन के बाद नेक्स्ट कॉलम में रिवर्किंग्स कर लीजिएगा तो ऊपर की हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड आ जाएंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। और फाइनली फिर आप लोग वर्ड्स लिख लीजिएगा डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो टेबल समझ आ गया है। आप लोग टेबल कंप्लीट करना बस, ठीक है। फिगर्स बड़ा वाहिदुल्ला बाद में बढ़ाइएगा, टेबल कंप्लीट कर लें। किसी का कुछ सवाल रह जाए तो वो मुझसे पूछ लें, मैं अगर आपके सामने स्क्रीज कर देता हूँ। ये जहाँ टोटल किया था वहां ये फार्मूला भी लिखना है आपने, n इंटू n+1 वाला। तो ये बड़ा सिंपल ना, एक प्रोसीजर सभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हेन टू यूज विद प्रोसीजर, वो फिर इंशाल्लाह क्वेश्चंस में जो एग्जामिनर कहा करेगा उस समय वर्किंग किया करेंगे। और यकीन है बेटा, रियल लाइफ में सब कुछ होता है, लेकिन अभी आप जिस लेवल पे हैं, आप लोग रियल लाइफ स्टोरीज को समझने की पोजीशन में नहीं है। अभी आप इनिशियली थोड़ी सी पहले अकाउंटिंग सीख लें, फिर उसके बाद रियल लाइफ तो अभी अब शायद हमसे बहुत दूर है। अकाउंटेंट बनते बनते अभी आपको काफी टाइम लगना है, लेकिन ऑब्वियसली जहां जहां जरूरत होती है बेटा आप ना करें। मैं मेरा मैं कौन पता। जब आप टेबल कंप्लीट कर लेंगे तो आंसर्स चाहे ना बताइएगा, आंसर्स मैं लिख दूंगा, मुझे रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। फर्स्ट ईयर की बेटा डेप्रिसिएशन बन जाएगी 4/10 से डिवाइड करके 32,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है टोटल डेप्रिसिएशन। और अगर पहला साल गुजरा हो तो डेप्रिसिएशन ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है। हाँ, जब अगले साल गुजर जाए तो फिर वो पिछली भी ऐड होके बनती है फिगर। ये फिर नेक्स्ट बनेगी 24,000, फिर डेप्रिसिएशन आएगी 16,000, फिर आई थिंक 8,000, और इनको अगर मैं प्लस करता जाऊं तो 56,000 2 सालों की क्यूमुलेट हो जाएगी, पहले 2 सालों की। तो उस 3 सालों की क्यूमुलेट होकर 72 हो जाएगी, फिर 80,000 हो जाएगी। और फाइनली फर्स्ट ईयर के एंड पे एसेट 68,000 रुपीज का रह जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इफ यूज्ड। सेकेंड ईयर के बाद एसेट 44,000 रुपीज का रह जाएगा, 28,000 रुपीज का रह जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमने कोई रेट वगैरह राउंड ऑफ नहीं किए इस केस में, तो एंड में वंस अगेन डब्ल्यूडीवी रेजिडुअल वैल्यू के इक्वलेंट हो जाएगी। और डेप्रिसिएशन का कॉलम का टोटल भी करना है। चलो वो मैं सही करूँ, ठीक ठीक है सर, एक जीरो ज्यादा हो गया, ठीक है जी बेटा, ठीक है, थैंक यू थैंक यू, थैंक्स अलॉट। उसके अलावा तो नहीं कोई इशू, डेप्रिसिएशन का सम करना पड़ा। थैंक्स अलॉट, जज़ाकल्लाह। 80 बन जाएगा सर ये ईयर वाइज डेप्रिसिएशन 80 विच इज इक्वल टू क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ऑफ कोर्स क्यूमुलेटेड भी किसे कहते हैं, टोटल डेप्रिसिएशन। लेकिन आफ्टर फोर्थ ईयर बेटा उम्र ये बेटा कैलकुलेटर यूज करें यार, 1 लाख में से 32,000 माइनस करें। ये है नेग्लिजेंस मौज उमर, ये है नेग्लिजेंस माय डियर, ये प्लीज नेग्लिजेंस माय डियर।
कॉस्ट माइनस accumulated depreciation, cost minus accumulated depreciation and so on. ना किया करें सर, ये मत करें थोड़ी सी, ये आप लोग भी बड़ा नोट कर लें कम से कम, ये 2 दफा स्पीड अप आ जाए। देन माय डियर नंबर 4, मेथड नंबर 4 लिखें। कितने हो गए जरा नाम बोलें। पहला क्या था, स्ट्रेट लाइन। दूसरा क्या था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तीसरा क्या था, सम ऑफ द डेट्स। चौथा लिखें। मेथड नंबर 4 इज मशीन आवर मेथड। अब ये 2 मेथड्स रिमेनिंग रह गए हैं, 4 और 5। ये मेथड्स बेटा नॉर्मली मशीनरी से रिलेटेड हैं, तो बिल्कुल सिंपल है, इनमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट क्या है, मेरे से सुन लें बस, 2 मिनट में इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी आप लोगों को। मशीन और मेथड का कॉन्सेप्ट ये है कि रादर देन कैलकुलेटिंग अ डेप्रिसिएशन पर एनम, आप लाइफ को नंबर ऑफ ईयर्स में एस्टिमेट करने की बजाय लाइफ ऑफ द एसेट को नंबर ऑफ मशीन आवर्स के, एक मशीन में कितने घंटे इस्तेमाल होना है उसकी बेस पे डेप्रिशिएट कर सकते हैं। कैसे, फुल कंसेप्ट। इस केस में क्या होता है, एक रेट पर मशीन आवर कैलकुलेट हो जाता है by using the same sort of formula जिसका स्ट्रेट लाइन में है। sort of कॉस्ट लें माइनस रेजिडुअल वैल्यू करें, मींस डेप्रिशिएबल अमाउंट डाल लें। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में था कि डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ ईयर्स में ले लें, लेकिन यहां बेटा ईयर्स में लाइफ लेने की बजाय एस्टिमेट किया जाता है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ आवर्स। ये अंदाजा लगाया जाता है कि मशीन जो हमने ली है ये कितने घंटे, कितने हजार घंटे इस्तेमाल हो सकती है। तो rather than एस्टिमेट करें आप लाइफ को नंबर ऑफ ईयर्स में, नंबर ऑफ ईयर्स की बजाय नंबर ऑफ आवर्स में, आवर्स को नंबर ऑफ आवर्स में लाइफ को एस्टिमेट किया जाता है। अब ऑब्वियसली ये काम एग्जाम में आपने नहीं करना। अगर एग्जाम में एग्जामिनर पूछना चाहेगा तो आवर्स वगैरह आपको बताएगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग जिस सप्लायर से आप मशीन ले रहे होंगे उससे पूछ लेंगे, जिस किसी ने पहले कभी मशीन यूज की होगी या अगर आपने पहले कभी ऐसी मशीन की यूज की है तो आपको भी उसका अंदाजा हो रहा होगा। हर चीज का हिसाब रखा जाता है। तो अगर हम मशीन आज से वर्किंग करना चाहते हैं तो स्टेप नंबर 1 इज कि रेट पर मशीन आज निकाल लें। पहले डाटा से जरा चेंज करता हूं जरा। फॉर एग्जांपल एक 50 लाख की मशीन थी, उसकी रेजिडुअल वैल्यू सपोज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 0 होगी, मींस एंड पे कुछ नहीं बचेगी, तो 0 है तो 0 है। डिवाइड बाय, फॉर एग्जांपल इट इज एक्सपेक्टेड कि ये मशीन 1 लाख घंटे इस्तेमाल होगी, जितने भी इसके साल लाइफ है। यहां से अगर आप वर्किंग करेंगे तो सॉल्व जरूर कीजिएगा, ये 50 रुपीज एक आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने किया कि डिवाइड किया आज से, तो 50 पर आर एक आंसर आ गया। व्हाट इज दिस, इट इज डेप्रिसिएशन पर आर। व्हाट डज इट मींस कि हमारे इस एस्टीमेट में अगर 50 लाख रुपए ने 1 लाख घंटों में इस्तेमाल होना है तो हर घंटे बाद जब 1 घंटा गुजरेगा तो हमारी मशीन 50 रुपीज डेप्रिशिएट हो जाएगी। दूसरा घंटा गुजरेगा फिर 50 रुपीज हो जाएगी, दोनों का मिला के 100 रुपए हो जाएगी, फिर 150 रुपए आ जाएगी, एंड सो ऑन सो ऑन। जब 1 लाख घंटे पूरे होंगे तो हमारा ये एस्टिमेट है कि मशीन फिर 100% डेप्रिशिएट हो जाएगी। जब ये रेट आ जाएगा फिर करना क्या है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। सुन ले बात पूरी, आप ये रेट शुरू में निकाल के रखिए। अब फर्ज करें 1 साल गुजर गया, पहले साल में आपने मशीन को सिर्फ फॉर एग्जांपल 5000 आवर्स अगर यूज किया है तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स होंगे
एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स होंगे, उसको आप 50 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक 2.5 लाख रुपया जो आंसर आएगा, वो 2.5 लाख रुपए आंसर डेप्रिसिएशन ऑफ द फर्स्ट ईयर है। पहले साल की डेप्रिसिएशन 2.5 लाख रुपया है, 1 घंटे की डेप्रिसिएशन 50 रुपए है। लेकिन अगर हमारा एसेट पहले साल फॉर एग्जाम्पल 5,000 घंटे इस्तेमाल हुआ है, हम 5,000 एक्चुअल आवर्स लेंगे और रेट पर आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन आवर्स की बेस पे हमारे पास इस मशीनरी की फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो 5,000 आवर्स ऑफ कोर्स बेटा आपको समझाने के लिए मुझे अज्यूम करना है, लेकिन एक साल की और जरा वर्किंग कर लें। फॉर एग्जांपल अगर डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर की फाइंड आउट करना चाह रहे हैं आप, तो वंस अगेन क्या करेंगे, आप पहले ढूंढेंगे, रिकॉर्ड रखा होगा हमने कि अब इस साल कितने घंटे मशीन इस्तेमाल हुई है। लेट्स सी आपको क्वेश्चन में बताया गया है इस साल हम ऑर्डर्स कम होने की वजह से मशीन को सिर्फ 2,000 आवर्स यूज कर सके हैं, मल्टीप्लाइड बाय वही 50 आपने कैलकुलेट कर लिया था, तो सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपीज हो जाएगी। ये डेप्रिसिएशन कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, अपॉन द नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड। पहला काम क्या है, रेट निकालने, देन उस रेट पर क्या करें, इस साल में जितने घंटे इस्तेमाल किया है उन घंटों से रेट को मल्टीप्लाई करके डेप्रिसिएशन फॉर ईच रिस्पेक्टिव ईयर कैलकुलेट की जा सकती है। बात समझ आ गई है? ये समझ रखा नहीं बताइएगा एक दो बच्चों को। बेटा ये आवाज का अल्लाह का शुक्र है, अब आजकल इशू बिल्कुल रिजॉल्व है हमारी तरफ से। आपको अगर इशू आया तो पहले काइंडली अपनी डिस्टॉर्शन चेक किया करें, ये सिर्फ आप लोगों का एक आध बच्चों का आता है, तो बेटा अगर सबका आ रहा होगा तो डेफिनेटली मैं अपना चेक करूंगा, लेकिन काइंडली थोड़ा सा चेक कर लिया करें अपना। आप लोगों को तो नहीं कोई इशू है? नोट करके मुझे बता दें। असलान अकरम साहब को जरा रिस्पॉन्ड कीजिए। पहले रेट निकाल लेंगे, रेट निकालने के बाद नंबर ऑफ आवर्स हमें क्वेश्चन में दिए होंगे, तो आवर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर, 50 रुपए पर आवर, और आपके पास डेप्रिसिएशन की टोटल इस साल की अमाउंट आ जाएगी। वेबिनार का क्या इशू? ये बड़ा गाइड फाइनली मुझे लिख के रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। नहीं लेकिन मेजोरिटी तो फिर बच्चा मोबाइल पे अगर तो लगा होता। इसी क्लास का मसला होता है। जी माय डियर, आई एम वेटिंग, काइंडली अपना अपना जरा रिस्पॉन्ड करते रहिएगा। अगर आपने लिख लिया है तो मैं जरा एक लास्ट मेथड की तरफ चलता हूँ। जी हसन साहब सही कह रहे हैं आप। जी बेटा वही चीजें जो मशीन ही घंटों में इस्तेमाल होती हैं, वैसे तो मशीन आर, फिर वो व्हीकल आर्स यूज हो सकता है, लेकिन नॉर्मली मेथड क्योंकि नाम ही मशीन आर्स है, इसलिए मशीन आर मेथड में मेथड नॉर्मली मशीनों के साथ इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये बिल्डिंग्स में इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि बिल्डिंग्स में कोई ऐसे घंटों में हिसाब नहीं, घंटों में यूज नहीं होना, ये कोई लैंड पे नहीं हो सकता है, ये कोई एज सच फर्नीचर पे नहीं हो सकता, कंप्यूटर्स पे भी हो सकता है, लेकिन वो फिर कंप्यूटर आर्स मेथड हो जाएगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है मिस्टर आदम?
देन बेटा फाइनली नंबर 5, मशीन आवर्स की जगह समटाइम्स एक और तरीका भी अडॉप्ट किया जा सकता है। बेटा राशिद अगर वो नहीं बताएगा तो आप कैसे वर्किंग करेंगे? आप इसकी क्यों टेंशन लेते हैं? तो बिल्कुल रेलिवेंट ही नहीं है। इंशाल्लाह सवाल होगा, हमें जवाब बनाना होगा। अगर हमें वो आर्ज ही नहीं बताएगा हम क्या कर लेंगे? तो हमें सवाल हमारे पास होगा, इंशाल्लाह हमने जवाब बनाना। लास्ट मेथड इज प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। अब ये मेथड भी नॉर्मल मशीन्स के लिए होता है, लेकिन रादर देन कि आप आवर्स में वर्किंग करें, नंबर ऑफ यूनिट्स को भी बेस बनाया जा सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल फिर सुन लें, सुना जाएगा। जिस तरह ऊपर मेथड नंबर 4 था, उसी तरह बेटा यहां पे डेप्रिसिएशन पर आर की जगह डेप्रिसिएशन पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगी। उसका भी फार्मूला उसी तरह डेवलप हो जाएगा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू और डिवाइड बाय एस्टिमेटेड नंबर ऑफ आवर्स की जगह आप एस्टिमेट कर सकते हैं, कर लेंगे एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब हिसाब ये बनाएंगे आप कि टोटल कितने यूनिट्स मशीन बना सकती है अपनी पूरी लाइफ में। वंस अगेन यू विल यूज द हिस्टोरिकल डाटा जो पिछले साल में हो चुका था, या फॉर एग्जांपल यू कैन यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सप्लायर जिसने ये मशीन बनाई है। तो rather than divided by estimated number of hours, नंबर ऑफ यूनिट्स को बेस बना लेंगे अगर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा। कॉस्ट मैं डाटा थोड़ा चेंज कर देता हूँ, लेट्स अज्यूम कॉस्ट 2 मिलियन है, 20 लाख रुपीस। रेजिडुअल वैल्यू सपोज एक्सपेक्टेड है 2 लाख रुपीस, हम सपोज जीरो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, और इट इज एक्सपेक्टेड कि 50,000 यूनिट्स हमारी ये मशीन अपनी लाइफ में बना लेगी। तो 50,000 यूनिट्स अब ये हैं। Therefore, जब आप इसमें से सॉल्व करेंगे आंसर, तो आपके पास एक आंसर आएगा, काइंडली सॉल्व कीजिएगा सर। 2 मिलियन माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय डेप्रिशिएबल अमाउंट 18 लाख हो गई 50,000। अब ये 50,000 की बेस पे जो आंसर आ रहा है, ये बड़ा डेप्रिसिएशन आ रही है 36 पे यूनिट। मतलब जब एक यूनिट बन जाएगा तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मशीन इस डाटा के मुताबिक 36 रुपीज, ये रुपीज आ रहे ना यार, रुपीज पर यूनिट डेप्रिशिएट हो जाएगी। वंस अगेन इसका क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन अगर निकालनी है आपने, शुरू में वर्किंग हो जाएगी, तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन आप कैसे आप निकाल सकेंगे? यू विल नीड नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, तो एग्जामिनर देगा। फॉर एग्जांपल पहले साल में 10,000 यूनिट्स बन गए हैं, मल्टीप्लाई बाय 36, 3,60,000। देयरफॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगी फर्स्ट ईयर की। सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन कैसे आ सकती है बेटा? once again सेकेंड ईयर ढूंढ लेंगे कितने यूनिट्स बने हैं। लेट अस अज्यूम 8,000 यूनिट्स बने हैं इनटू 36, रेट एक दफा कैलकुलेट हो गया तो बार बार फिर यूज होता रहेगा। एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट इज इक्वल टू 2,88,000। तो इसी तरह ग्रेजुअली आप डेप्रिसिएशन कर सकते हैं। once again डेप्रिसिएशन ऑफ द डिफरेंट ईयर्स मे बी डिफरेंट बिकॉज के डिफरेंट ईयर्स में यूनिट्स की प्रोडक्शन डिमांड की बेस पे ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो तकरीबन मिलता जुलता सा कॉन्सेप्ट है जो मशीन आवर्स में था, लेकिन रादर देन कि आप आवर्स में वर्किंग करें, यू कैन वर्क आउट द फिगर्स इन द यूनिट्स एज वेल। पर यूनिट की बेस पे भी आप ये वर्किंग कर सकते हैं। लिख के मुझे बता दीजिएगा, कोई इशू तो नहीं रहेगा। बेटा उमेर, अब आपने सोच लिया है कि आपने उम्र आपने सोचना ही नहीं है, तो अब आपको बेटा क्या किया जा सकता है? 36 यूनिट्स तो है ही नहीं सर, 36 रुपीज पर यूनिट है सर, 36 रुपए हैं, तो रेट सेम रहेगा। आप यूनिट्स की बात शुरू हो गए हैं, अब आप बात सुन ही नहीं रहे, तो आपसे क्या बात हो सकती है बेटा? जी आदिल, मेरी वर्किंग यही कह रही है। वही वही नहीं है सर, 36 यूनिट्स नहीं है, 36 रुपए एक यूनिट की डेप्रिसिएशन है।
और अगर 1 यूनिट की डेप्रिसिएशन 36 है तो 10,000 यूनिट्स की डेप्रिसिएशन 3,60,000 है और 8,000 यूनिट्स की डेप्रिसिएशन 2,88,000 रुपीज है। सर अगर मिलियंस ऑफ यूनिट्स भी हो तो बजाज साहब यही फार्मूला है। बेटा कॉस्ट नहीं काशू सर, 2 मिलियन कॉस्ट है। फार्मूले में अगर मैंने फिगर लिखी है तो यकीन माने कॉस्ट की जगह कॉस्ट ही लिखी है, रेजिडुअल वैल्यू की जगह रेजिडुअल वैल्यू लिखी है और यूनिट्स की जगह यूनिट्स लिखे हैं। जी असलाम ठीक कह रहे हैं। जी मैडिया काइंडली बताते जाए, सबने नोट कर लिया, अपना अपना बताते जाइए काइंडली। ये अगर आप टोटल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना चाहते हैं सी तो इसको टोटल कर लेंगे। कोई इशू रह गया किसी का तो प्लीज बता दीजिएगा यहीं। जी अल्लाह का शुक्र है सर, वही था सर, 50 रुपए पर मशीन था पर आवर। जी आप कोई लिख तो नहीं रहा, अगर कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू का मैसेज करें। जी पहला जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप बुक बनाएंगे तो आप ऐसे कर लीजिएगा। देन माय डियर आफ्टर दिस डिस्कशन अब आ जाए सबसे सीरियस इशू स्टार्ट होने वाला है। एक हेडिंग लिखें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। बेहतर ये रहेगा कि अगर स्पेस कम है इस पेज पे, जिस पेज पे आप पहुंचे हैं, तो एक स्पेस से स्टार्ट कर लें। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटा अहमद मुमताज जो आप कहना चाह रहे हैं, बेटा पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। रेजिडुअल वैल्यू होती है जो लाइफ के एंड में हो सके, बाकी अगर आप रेजिडुअल वैल्यू को कुछ और कहना चाहते हैं तो वो हरगिज अलाउड नहीं है अकाउंटिंग में। जी मेरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, बस हेडिंग लिखे रुक जाए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन की हेडिंग का मतलब ये है कि व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग एंट्री की बात कर रहा हूं। जब डेप्रिसिएशन अगर आपने कैलकुलेट कर लिया किसी भी मेथड से, किसी भी मेथड से, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग, सम ऑफ डिजिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, मशीन आर, तो व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन। कल बात हुई थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाए, जो भी अमाउंट आपने कैलकुलेट किए किसी भी मेथड से, और जो एसेट होगा, जो एसेट डेप्रिशिएट कर रहे हैं आप, मशीन, बिल्डिंग, व्हीकल्स, फर्नीचर्स, वो जो भी एसेट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जरा नोट कर लो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड एसेट अकाउंट क्रेडिट। जो भी रिस्पेक्टिव एसेट का नाम होगा वो हम यूज कर लेंगे। मशीन है तो मशीन यूज कर लेंगे, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग कर लेंगे, फर्नीचर है, व्हीकल है, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, वो यूज कर लेंगे। देन इस डेप्रिसिएशन की एंट्री की बेस पे मैंने आपके साथ एक लेजर डिस्कस करना है, तो वो जरा 1 मिनट पहले सुन लें कैसे। मशीनरी अकाउंट एक बनाना चाह रहा हूं। फर्ज करें 1 जनवरी 2020 वाले दिन आपने एक मशीन परचेज की 5 लाख रुपीस की और कैश पे कर दिया। अगर पे नहीं किया होगा तो कैश का पेबल आ जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट। अब ये बेटा डिस्कशन स्टार्ट हो गई है, आप लोगों ने अगर कंसंट्रेट ना किया तो फिर बात बननी नहीं है।
मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, ऑफ कोर्स एक कैश का भी लेजर होगा, उसमें मशीनरी का रेफरेंस होगा क्रेडिट साइड पे और 5 लाख रुपीस क्रेडिट साइड पे आ रहे होंगे। लेकिन हमारा इस वक्त कंसर्न एसेट अकाउंट्स को समझने पे है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाले एसेट्स, जिनमें से मैंने एक एग्जांपल दी है मशीनरी। अब आप लिख रहे हैं कि जल्दी अभी ना कीजिएगा, वो थोड़ी सी स्टोरी आगे बढ़ा लेना है जरा। लेट अस अज्यूम एक साल इस मशीनरी का गुजर गया, 31 दिसंबर 2020 की डेट आ गई, आपने पहले साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की। कैसे? आइदर बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग सम ऑफ डिडेट्स, प्रोडक्शन, मशीन आर यूनिट्स, व्हिचएवर इज द केस। जो भी मेथड था, आपने जब वर्किंग की तो फॉर एग्जांपल पहले साल की डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपीस आ गई, आपने फिर डबल एंट्री की होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एसेट मींस मशीन अकाउंट क्रेडिट, यकीनन एक डेप्रिसिएशन अकाउंट का अपना लेजर होगा, वो हम इस वक्त नहीं बनाना चाह रहे, वो इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। यकीनन डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, 1 लाख एज एन एक्सपेंस डेबिट किया, उस लेजर में फिगर डेबिट साइड पे आ जाएगी, मशीनरी अकाउंट के फिगर के लेजर में ये अमाउंट क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, रेफरेंस ऑपोजिट हो जाएगा। लेट्स अज्यूम बस इस साल और कुछ नहीं हुआ, एसेट लिया, एक साल आपने उसको यूज किया, 5 लाख डेबिट साइड का टोटल आ गया, फिर साइड पे भी 5 लाख होना चाहिए, लेकिन लेजर अगर आप बैलेंस करें, इसमें एक डेबिट बैलेंस आ गया 4 लाख रुपीस, मतलब एसेट 5 लाख का था, लाख रुपए डेप्रिशिएट होने के बाद एक साल के बाद इस एसेट की वैल्यू 4 लाख रह गई है। क्या ये जो सीडी आ रहा है 4 लाख, ये सीडी डब्ल्यूडीवी के इक्वल आ रहा है? क्या ये सीडी डब्ल्यूडीबी इक्वल आ रहा है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डब्ल्यूडीबी? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पहला साल गुजरा है, therefore अभी 1 लाख की डेप्रिसिएशन है। अच्छा, ये लेजर जरा हमने 2-3 साल का और नीचे लंबा बनाना है, फर्स्ट ईयर तक यहाँ क्लोज कर लें, लेकिन आपके पास नीचे स्पेस होनी चाहिए ताकि जरा 2-3 सालों के डिस्कशन की बेस पे ये बात माइंड अप हो सके। कंप्लीट कर लें और मुझे रिस्पॉन्ड कर दें। रिमेंबर माय वर्ड्स जो मैंने कल यूज किए थे, अगर हम डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग एंट्रीज के साथ सही समझ गए तो हमारी जिंदगी काफी सिंप्लीफाई हो सकती है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर खुदा ना खास्ता हम यहाँ फंस गए तो यकीनन ये बात मुश्किलात में कन्वर्ट हो जाएगी। आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्टेड है कि आप एक एक स्टेप पे साथ साथ रहें। आप में से कुछ लोग सजेशंस देना शुरू हो जाते हैं, ये कर लें वो कर लें, यकीनन कर लें, लेकिन बेटा बड़े होके फिलहाल किताब वाली अकाउंटिंग सीख लें। अगर उसमें जहां जहां आपको गलतियां नजर आ रही हैं वो आप नोट करते रहें, पेपर ऐसे ही दे दें, जो गलतियां होंगी वो पेपरों के बाद डिस्कस कर लेंगे, मैं असल पर टाइम सेट कर लूंगा, जहां जहां गलतियां होंगी मुझे ठीक करवा दीजिएगा, इंशाल्लाह कर लूंगा। तो प्लीज इस वक्त अकाउंटिंग ठीक ना कोशिश करें, पहले चेक कर लें ये कितनी खराब है। बेटा थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लें। मसलन मैं लेजर रिपीट कर तो देता हूं, एक मशीनरी परचेज हुई तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, रेफरेंस ऑपोजिट आ गया, फिर एक साल गुजर गया 31 दिसंबर 2020, मशीनरी को हमने डेप्रिशिएट किया किसी भी मेथड से, मैं मेथड से इसलिए जिक्र नहीं कर रहा हूं, हमने डिस्कस करनी है। तो 1 लाख की फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन बताई, उसकी फिर एक डबल एंट्री हुई, डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड सॉरी एसेट अकाउंट क्रेडिट। तो इस एंट्री को अगर मैं पोस्ट करने की कोशिश करूं तो एक तो डेप्रिसिएशन का लेजर है जो इस वक्त मैं नहीं बनाना चाह रहा हूं, बाद में फिर अलग डिस्कस करूंगा, और एसेट अकाउंट क्रेडिट है, और हमारे इस केस में अगर मशीनरी अकाउंट क्रेडिट है तो मशीनरी के लेजर में क्रेडिट साइड पे फिगर आ गई, रेफरेंस ऑपोजिट डेप्रिसिएशन आ गया, और बाद में मैंने लेजर बैलेंस कर दिया तो 4 लाख क्लोजिंग बैलेंस आ गया, जो 5 लाख माइनस 1 लाख से आ रहा है, तो इट मींस कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन फिलहाल 1 लाख की है, तो क्लोजिंग बैलेंस बड़ा 4 लाख बन गया। अगर कुछ स्पेसिफिक सवाल है तो वो पूछ लें, मैं उसका आंसर दे देता हूँ। बाकी लेजर तो मैंने जिस तरह बनाया वो मैंने एक दफा दोबारा बोल दी।
अगर कोई खास सवाल है जो चीज नहीं समझ आ रही वो पूछ लें, प्लीज वेटिंग। देन बेटा एक थोड़ा सी नई चीज, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। देन बेटा पहला साल एंड हो गया। अब रादर देन के मैं दोबारा मशीनरी के नाम से नेक्स्ट ईयर का लेजर खोलूं, समटाइम्स अगर लेजर इकट्ठा समझना समझाना हो तो इस तरह भी बन सकता है। मेरी लाइन का मतलब ये है कि 2020 एंड हो गए, अब मैं यही मशीनरी का लेजर नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करना चाहता हूं, तो क्या आपको याद आ जाएगा कि ये जो ब्रॉड डाउन 4 लाख डेबिट बैलेंस था वो जब ओपनिंग बनेगा नेक्स्ट ईयर तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। करें स्टार्ट, नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट करें, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जानी चाहिए। क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, ठीक है, चलो मैं डेट भी लिखता हूँ, 1 जनवरी 2021 को ओपनिंग डेबिट बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, मैंने वाहिदुल्ला साहब लिख लिया। देन सर ऑब्वियसली ये हो सकता है एक और मशीन आ जाए, एक और आ जाए, और आ जाए, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कोई नई मशीन नहीं आई, दूसरा साल गुजर गया, 2021 एंड हो गया। अब डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होगी, आपको पता है डेप्रिसिएशन हर साल इस्तेमाल करने से हर साल एसेट कुछ ना कुछ कम होगा। तो लेट्स अज्यूम सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन, कि अब सेकेंड ईयर में एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट मशीन क्रेडिट, एंट्री तो वही है, हर साल वही होगी, अमाउंट चेंज हो सकती है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है शायद अमाउंट भी सेम होगी, लेकिन अगर कोई दूसरा मेथड है रिड्यूसिंग सम ऑफ डिजिट्स प्रोडक्शन मशीन आर वगैरह तो डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया था, लेट्स अज्यूम 1 लाख डेप्रिसिएशन आ गई, डबल एंट्री फिर मैंने क्या की, डेप्रिसिएशन डेबिट मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, डेप्रिसिएशन का लेजर अभी अलग डिस्कस करेंगे। अब अगर 2 साल बाद में ये लेजर बैलेंस करो तो व्हाट इज द टोटल ऑफ डेबिट साइड, 4 लाख, व्हाट शुड बी द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, 4 लाख, व्हाट शुड बी द सीडी बैलेंस, 3 लाख। कौन सा साल एंड कर दिया मैंने, सेकेंड ईयर मींस 2021। एक सेकंड, एक वर्ड सुने मेरा जरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो मशीन जिसकी कॉस्ट 5 लाख है और वो मशीन जिसकी हर साल डेप्रिसिएशन 1 लाख है और 2 साल गुजर गए हैं तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख है, तो क्या मैं कह सकता हूँ 5 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 3 लाख इज डब्ल्यूडीवी। लेकिन प्लीज मेरी बात पूरी सुन लें, ये है सीडी बैलेंस, लेकिन वो सीडी बैलेंस किसके इक्वल आ रहा है, डब्ल्यूडीबी के इक्वल आ रहा है। ये नहीं कहना कि ये डब्ल्यूडीबी है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। हाँ, वो क्लोजिंग बैलेंस किसके इक्वल आ रहा है, वो डब्ल्यूडीबी के इक्वल आ रहा है, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम जो डेप्रिसिएशन है उसे एसेट के लेजर में क्रेडिट साइड पर लिख के एसेट को नेट ऑफ करते जा रहे हैं। कंप्लीट कर लें, कोई कंफ्यूजन रह जाए जरूर बताइएगा। क्यों भाईजान, किसने कहा कि डब्ल्यूडीबी इज इक्वल टू रेजिडुअल वैल्यू, क्या वो हर साल होती है, ये साल सारे सालों के बाद होती है यार, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज दिस। जी उस्मान साहब, ये कोई ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी कभी कुछ कर लें कभी कुछ कर लें, वंस यू विल डिसाइड कौन सा मेथड है फिर उसी को यूज करेंगे। मेथड चेंज हो सकते हैं लेकिन वो F1 में जाके चेंज होंगे। क्या ब्रॉड डाउन कॉस्ट को कहते हैं यार आतिफ साहब, या उस अमाउंट को कॉस्ट कहते हैं जिससे खरीदी हो, क्या ब्रॉड डाउन का मतलब कॉस्ट होता है यार। वंस अगेन आपके ख्याल में अकाउंटिंग गलत साबित होगी है, लेकिन प्लीज ये गलत नहीं है। थर्ड ईयर स्टार्ट करें, तो बीडी पे खरीदिए या कैश पे खरीदिए। नहीं मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट करें, थर्ड ईयर मेरा कंप्लीट कर लें मैं साहब, ड्रॉप डाउन अब 3 लाख होगा, लेट्स अज्यूम नो एडिशन,
नो फर्दर मशीन, सिर्फ एक छोटा कॉन्सेप्ट समझने के लिए बात कर रहा हूं। 2022 एंड हुआ, वंस अगेन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 1 लाख डेप्रिसिएशन बनी। फिर मैंने एंट्री क्या की, क्या डेप्रिसिएशन की एंट्री हर साल होगी? यस। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है जो हर साल रिकॉर्ड होगा। डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, सीडी बैलेंस हो गया 2 लाख। टोटल कर लें या तो और वंस अगेन अगर इस 2 लाख के बारे में सोचा जाए, ये सीडी तो है, 3 साल बाद सीडी है, लेकिन जब 3 साल बाद अगर डब्ल्यूडीवी का फॉर्मूला जेब में लाया जाए, कॉस्ट 5 लाख की, 3 सालों की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 111 3 लाख हो गई है, देयरफॉर डब्ल्यूडीवी 2 लाख ही है, तो सीडी बैलेंस डब्ल्यूडीवी के बराबर आ रहा है। सीडी बैलेंस डब्ल्यूडीवी के इक्विवेलेंट आ रहा है। नोटेड प्लीज। देन मैंने ये बार बार, जो मैंने हर साल के में एक सेंटेंस बोला ना, वो ध्यान दीजिए। इफ वी प्रिपेयर, या सॉरी, इस प्रिपेयर की तरह लिखिए, इफ वी मेक द above entry of depreciation every year, above entry of depreciation कौन सी है? depreciation debit and asset account credit। if we make the above entry of depreciation every year, then closing balance of asset account, यार वो पेपर में कुछ किया इंट्रो, कोई पेपर दिया हाँ? Then closing balance of asset account should be equal to WDV of asset at the end of the year, at the end of each respective year। If we make the above entry of depreciation every year, then closing balance of the asset account will be equal, should be को करना, will be होगा, should be को सॉरी इधर चेंज कर रहा हूं, होना चाहिए ना करें, होगा इंशाल्लाह, will be equal to WDV of the asset at the end of each respective year। ये करनी प्लीज, should be को अगर will be करना, end of each respective year। अभी कोई गलत सही वाली बात नहीं है, ये जो बात हमने समझने की कोशिश की है, ये उसी की बात, उसी को लिखा जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है बेटा, सही कह रहे हैं आप। बीडी मींस पिछले साल की डब्ल्यूडीवी की बेस पे ब्रॉट डाउन हुआ है, और सीडी मींस इस साल के एंड पे डब्ल्यूडीवी है। तो अगर हम एंट्री करते जाएं डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, तो ये डेप्रिसिएशन एसेट के लेजर में क्रेडिट साइड पे जाने से एसेट जो है वो अपनी डब्ल्यूडीवी के इक्विवेलेंट होता चला जाएगा। तो इसमें ऐसी ये बात नहीं कर रहा कि गलत हो जाएगा, जो हुआ है वो हमने लिख लिया। देखिए डेप्रिसिएशन जो है ये बेटा एक एक्सपेंस का नाम है, फुल कंसंट्रेशन से लिखते लिखते चाहे सोच लें, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस का नाम है, तो डेबिट होने से बढ़ेगा। मशीनरी एक एसेट का नाम है, तो क्रेडिट होने से कम होगी। और अगर हम डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं तो मशीनरी कम होती जाएगी।
और मशीनरी 1 साल बाद कम हुई, जितनी की रहेगी वो डब्ल्यूडीवी है, फिर जितनी की रहेगी वो उसकी डब्ल्यूडीवी एंड सो ऑन। बेटा हुसैन, आपको किसने कहा है कि रिपेयर एक्सपेंस एसेट अकाउंट में आता है? बेटा ना करिए यार, बेटा हुसैन ना कर। पहले तो मुझे हुसैन साहब के सही नाम बताइएगा जरा एक मिनट। मुमताज हुसैन साहब मैं कहा करूंगा यार, आप चाहे मुमताज हुसैन जो भी लिखें, मुमताज हुसैन साहब, तो मैं सिर्फ हुसैन कह लेता हूँ, लेकिन जो आपने आगे वर्ड लिखा हुआ जाती है, ये आप जिस शक्ल में बेटा अभी पढ़ गए हो, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुंच सकेंगे, इसकी अभी बात नहीं हो रही। प्लीज मिस हुसैन, अभी यहाँ तक नहीं पहुंच सके हम, आप बहुत आगे निकल गए हैं, हमें काफी दिन वहां तक चाहिए पहुंचने के लिए, तो फॉरगेट अबाउट इट, पहले बात सिंपल सिंपल सी अंडरस्टैंड कर लें। देन माय डियर, इस बात को समझने के बाद आप जरा फर्स्ट ईयर का लेजर अपने सामने रखें और कंसंट्रेशन का जरा लेवल एक्सट्रीम पे ले जाएं। देखिए बेटा, एक सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग ये डिस्कस हुआ था शुरू में कि सबसे पहले एक जर्नल बनता है, जर्नल में अकाउंटिंग एंट्रीज लिखने के बाद लेजर्स बनते हैं, लेजर्स के फिर जो सीडी बैलेंसेस होते हैं उनको ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है, और अगर लेजर्स में डेबिट बैलेंस हो तो ट्रायल में डेबिट कॉलम में लिखा जाता है, और अगर लेजर्स में क्रेडिट बैलेंस हो तो फिर वो ट्रायल, लेजर्स में क्रेडिट बैलेंस हो तो ट्रायल में क्रेडिट कॉलम में लिखा जाता है। मसलन फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये एक लेजर बन गया है, जिस लेजर को हमने इस वक्त डिस्कस करना है। अगर हम 31 दिसंबर 2020 पे, जब साल एंड हुआ है, एक ट्रायल बैलेंस विजुलाइज कर सकें, तो ट्रायल बैलेंस की के 2 कॉलम्स, और यकीन उसमें कैश भी होगा, डेप्रिसिएशन भी होगी, लेकिन हम उसी से भी इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है। मशीनरी के लेजर को अगर मैं गौर से देखूं तो मशीनरी के लेजर में डेबिट बैलेंस आ रहा है, therefore ये 4 लाख डेबिट कॉलम में होगा। यहां तक मेरी बात बिल्कुल ठीक है? रिस्पॉन्स 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 इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल ठीक है। डेबिट बैलेंस ऑन डेबिट कॉलम इन डेबिट कॉलम, बाकी चीजें अपनी जगह है, छोड़ दो एक सेकंड, उन्हें अपने जेहन से निकाल दे सब कुछ, सिर्फ मशीनरी पे फोकस करें। देन बेटा जब ट्रायल बन जाता है तो आपको पता है फिर इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है और बैलेंस शीट बनाई जाती है। इनकम स्टेटमेंट में इनकम एंड एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल लिखा जाता है। अगर हम बैलेंस शीट जेल में बनाएं तो हमारी इस वर्किंग के मुताबिक साल बाद अगर बैलेंस शीट बनाई जाए तो हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स की हेडिंग में ये मशीन 4 लाख रुपए की आ रही होगी। बात सही है? 5 की आ रही होगी, 5 लाख की या 4 लाख की? बता दें, 4 लाख या 5 लाख, 4 या 5 से भी बता दें। क्या साल बाद वो 4 लाख की रहेगी? यस। हाँ, अगर साल के शुरू में बनाई जाए तो फिर 5 लाख था। ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, सब लोगों ने सही बताया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी को बेटा कि मैं एक आगे स्टेप में ले जाऊं, फर्स्ट करें एक ट्रायल बन रहा है 2021 पे, तो वन सेकेंड लेजर्स देखें। अब अगर अगले साल के एंड में ट्रायल बैलेंस बन रहा हो तो अब सीडी बैलेंस ऑफ मशीनरी कितना आएगा? 3 लाख, और बैलेंस शीट में फिर ये 3 लाख जाएगा। ठीक है, ठीक है, बस ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है, जो मैं पूछूंगा बताइएगा फिर। इसी तरह जब मैं चलता जाऊं, अब यकीन मेरे मैं पूरा ट्रायल नहीं बना रहा, अब ये ना कह दीजिए ये ट्रायल तो टैली होता है, वो इसलिए नहीं, मैं सब कुछ नहीं बना रहा, सिर्फ एक फिगर आपको प्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। इसी तरह अगर मैं 2022 पे जाके एक ट्रायल बैलेंस आपके सामने बनाऊं, तो काफी हेड फ्रेम बन आ रही होगी, अभी आ रही होगी, लेकिन वो ग्रेजुअली कम होती होती अब 2 लाख पे आ रही होगी, और फिर बैलेंस शीट में भी 2 लाख आएगा, क्योंकि एसेट विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज होने से कम होता जा रहा है। अब मेरे यहां से ऑनवर्ड्स, अब मेरा यहां से ऑनवर्ड्स एक क्वेश्चन गौर से सुने,
फर्ज करें आपके सामने लेजर्स नहीं है, जस्ट लुक एट योर स्क्रीन। आपके सामने जो स्क्रीन है जिन पे आप क्लास ले रहे हैं, आपके सामने ये लेजर नहीं है, आप सिर्फ ट्रायल देख रहे हैं। क्या ये WDVs नजर आ रही है? वो CD बैलेंसेस WDVs की रिफ्लेक्शन नजर आ रही है? यस या नो? ठीक है। अब अगर पहला साल है तो 4 लाख तो WDV है, जो बिल्कुल ठीक फिगर है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कॉस्ट बताएं, तो आप कॉस्ट इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो CD बैलेंस आ रहा है। आपको कहां देखना पड़ेगा? क्योंकि बेटा हो सकता है कॉस्ट 6 लाख हो और 2 साल गुजर गए हो, कॉस्ट 10 लाख हो और 6 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज होगी हो। ठीक है, जरूरी तो नहीं कि 4 लाख अगर है तो 5 लाख ही होगा पहले। 5 लाख तो तभी हो सकता है अगर लाख डेप्रिसिएशन है। तो अब आपको लेजर देखना पड़ेगा और ऑब्वियसली लेजर से पता चल जाएगा कि कॉस्ट 5 लाख है। देयरफॉर आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर WDV है तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख है। पहला साल अगर है तो शायद इतना इशू नहीं है, लेकिन फर्ज करें 2 साल गुजर गए, अब ये 3 लाख है WDV, ये तो वो अमाउंट है जो एसेट रह गया है। अगर आप ये देखना चाहिए एसेट था कितने का, तो अब आपको कहा जाना पड़ेगा लेजर में, लेकिन किस साल के लेजर में? पिछले साल के लेजर में, 2020 के लेजर में, क्योंकि 1 साल और गुजर गया आगे। और सिमिलरली ये प्रॉब्लम बढ़ता चला गया इन अ सेंस कि थर्ड ईयर में जाके अगर आप एक मशीनरी का लेजर देखें तो वो 2 लाख है। अब 2 लाख की कॉस्ट क्या है? 5 लाख हमें तो पता है, लेकिन अगर आपने ढूंढनी हो तो आपको 2 साल पीछे वाला अपना लेजर देखना पड़ेगा। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि ये फिगर्स गलत हैं, लेकिन अगर हमें कॉस्ट ढूंढनी है तो फिर हमें पिछले सालों के लेजर्स देखने पड़ेंगे। और यहां से हमें ट्रायल बैलेंस से हमें कोई अलग से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी नहीं पता चल रहा। अनीब को पता नहीं कैसे पता चल गया है। ट्रायल में सिर्फ क्या नजर आ रहा है? WDV। तो अनीब साहब जरा बताएं पहले साल की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है ट्रायल देख के? दूसरे साल का ट्रायल देखें, तीसरे साल का देखें, जल्दी से देख के बताएं। तो बात क्या हो रही थी, आप किधर निकल गए? तो बात बेटा सिर्फ ये हो रही है, नीचे वाले सेंटेंस पे एक मिनट आए। अगर हम डेप्रिसिएशन डेबिट कर लेंगे और एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, तो एसेट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो WDV के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर हमें ट्रायल बैलेंस से सिर्फ WDV ही मिलेगी और कॉस्ट ढूंढने के लिए हमें लेजर्स में जाना पड़ेगा। ये मैं ये नहीं कह रहा ये गलत हो गया है, सिर्फ क्या बात कर रहा हूं, एक देयरफॉर लिखने बाद में ट्रायल भी बनाइएगा, टाइम है अभी। देयरफॉर सेंटेंसेस को जरा पूरा कर लें। ये जो पैराग्राफ एक बना रहे थे, एक दो सेंटेंसेस और लिख के पैरा पूरा कर लें। जी ठीक कह रहे हैं अब्दुल्ला। Therefore, trial balance will reflect WDV of assets, and to identify the costs and to identify the cost of asset, we have to search the ledger of respective year, ledger of फर्स्ट ईयर ढूंढना पड़ेगा, लेजर ऑफ फर्स्ट ईयर। और अगर 5 साल गुजर गए हैं, 7 साल गुजर गए हैं, तो ऑब्वियसली फिर ये
आसान काम नहीं रहेगा। लेकिन बहरहाल ये कोई गलत वाली बात नहीं है, एसेट रह इतने का गया है और उतने पे ही नजर आ रहा है। हाँ, वो था कितने का, इसके लिए फिर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इन सेंस कि हमें पिछले सालों के लेजर्स में फिगर ढूंढनी पड़ेगी, वो ढूंढ लेंगे, ठीक है, बात कोई गलत वाली तो है नहीं। जी काइंडली सेंटेंस पूरा कर लें और बात कुछ फॉलो कर ली सबने। हुसैन साहब गायब हैं इस वक्त, सिर्फ हुसैन साहब। हुसैन साहब जितना आपने मुझे पिछले दिनों में डराया है ना, ये मेरा अल्लाह ही जानता है। वो भी ऊपरों से है ना। हाँ, हुसैन साहब ऐसे बहुत ज्यादा आपने हमारे साथ हमारे जज्बात से खेला पिछले दिनों में। मैं तो ये सोच ही नहीं सकता था कि ये जुल्म भी हमारे साथ हो सकता है। नहीं, कोई बात तो नहीं है वैसे, बात तो सही है आपकी, लेकिन कोई छोटी मोटी ब्लंडी तो बनती है वैसे। तो जरा याद रखिएगा जब भी कभी मुलाकात हुई, एक छोटी सी ट्रीट आपकी तरफ बनती है। तंग बड़ा किया आपने। जी जी सर, इंशाल्लाह जब भी मुलाकात होगी सबकी तरफ से हो जाएगी ट्रीट, आप टेंशन ना लें। सबकी तरफ से होगी सर, अपनी अपनी इंशाल्लाह अलग अलग करेंगे, आप सबके से लूंगा ट्रीट, टेंशन ना लें। आपको भी इंक्लूड करूंगा सर, वली साहब कोई टेंशन नहीं। और दुआ करें बेटा अल्लाह करे मुलाकात हो सके, वरना यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तो इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी। मैं डियर ये फाइनली छोड़े ये सारी बातें, कि हम मजाक में बात ना ले जाएं। माय डियर सबसे पहले इस तरह कीजिएगा, ये जो मैंने 3 डिफरेंट सालों के ट्रायल बनाए हैं ये जरूर अपने पास नोट करें। फाइनली उठने से पहले टाइम है, ऐसे टाइम पर इस तरह कीजिएगा, ये रिस्पेक्टिव डेट्स के ट्रायल बैलेंसेस में डेट लिख के जिस तरह एग्जैक्टली मैंने किया है, जिस तरह मैंने एग्जैक्टली किया है, ये प्लीज बना के उठना आपने। मैं जरा और फाइनल कर दूं मैंने क्या किया है। ये टेस्ट मैं सबमिट कर, टेस्ट की तो बच्चों की फुल तैयारी है। ये इंशाल्लाह क्लास के फौरन बाद बच्चों ने वेट करना है, तो समझ रहा टाइम पे कर दीजिएगा, बस नमाज की ब्रेक करना है। 4 बजे मैसेज बच्चों को पहुंच जाना चाहिए टेस्ट, ये बच्चे बगैर टेस्ट के नहीं सर्वाइव कर सकते। इन्होंने बस कुछ चाय भी पीनी है घंटे बाद, तो टाइम पे जरा टेस्ट दे दीजिएगा। जी शिरा साहब लेजर के साथ तो आप नहीं लिख पाएंगे, अगले पेज पे आराम से खुला खुला बनाए। ये साकिब यही तो इशू है, साथ साथ टी भी चल रही है तो अकाउंटिंग तो पीछे रह गई। चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गई है, अकाउंटिंग खत्म हो जाएगी। सर जी ऐसा ना कीजिएगा, अकाउंटिंग के साथ कोई मजाक ना कीजिएगा। अकाउंटिंग के साथ अगर कोई मजाक करेंगे तो आई कैप मैसेज में मजाक करता है और उसका मजाक बड़ा संजीदा होता है, वो अगले 6 महीने बाद फिर बुला लेता है। इस तरह के मजाक प्लीज अकाउंटिंग के साथ नहीं करने, अकाउंटिंग गुस्से में आके आई कैप को बता देती है। तो प्लीज सीरियस लें, मुझे बता दीजिएगा जब आप लोग नोट कर लेंगे। ये ट्रायल बनाए, प्लीज खामोशी। मुझसे ले लीजिएगा सर मुजम्मिल साहब, मेरे से ट्रीट ही ट्रीट है सर, हुक्म करें। कोई फाइनली एंड वगैरह लिख दें। जी बेटा उसकी बेटा जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह आप छोटी सी ये बात अगर समझ गए तो इंशाल्लाह वो कोई इशू नहीं है, वो वैसे ही समझ आ जाएगा। अगर आपको ये छोटी सी चीज जहां तक अंडरस्टैंड हो गई है तो बेटा उसका कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह वो आराम से बातें समझ आ जाएंगी। ये जो प्रॉब्लम थी थोड़ी सी मैंने स्टार्ट कर ली है, इंशाल्लाह ये कल वाइंड अप जब होगी तो आपको मेरी सारी बात की सारी सेंस इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल उसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप ना टेंशन लें।
डेप्रिसिएशन की तरह, डेप्रिसिएशन को हमें इस तरह डिटेल में डिस्कस इंशाल्लाह नहीं करना पड़ेगा, वो मेरी बातों से आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। ना समझ आई तो ऑब्वियसली फिर हम दोबारा बना लेंगे। तो एक एसेट को ही ट्रायल में अगर लिख लें तो फिलहाल काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, कर लिया, फिलहाल कोई टेंशन ना लें। फाइनली बेटा इस तरह कीजिएगा, आज की क्लास अब खत्म कर देते हैं। आप लोगों से तकरीबन 4 o'clock, बल्कि इनकी क्लास होती है मेरे ख्याल नेक्स्ट, तो 5 बजे फिर कीजिएगा। आप लोग बेटा एक दिन ले लें टेस्ट के लिए, एक दिन ले लें, कल क्लास से पहले पहले तक सबमिट कर दीजिएगा, तो आज शाम को 5 बजे तक शेयर कर लेना। चलें अभी कर लें, अगर जिनके पास टाइम है वो भी कर लें। तो कल आपने फिर उसी तरह जैसा पहले टेस्ट वगैरह व्हाट्सएप पे सेंड किए हैं दोबारा, तो सामा नंबर भी बता दीजिएगा और वो दूसरी तरफ भी भेजना। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज मेरी तरफ से। जी शारिक कोई इशू नहीं है, रिलैक्स रहें, इंशाल्लाह हो जाएगा। जी बेटा मैं इंशाल्लाह 11 बजे वाली क्लास भी स्टार्ट करता हूँ, मेरे ख्याल एक आध दिन में स्टार्ट कर लेते हैं हम, तो मैं बताता हूँ उसका।